राष्ट्रवाद की चादर में लपेटकर सांप्रदायिकता अमृत नहीं हो जाती है। उसी तरह जैसे जहर पर चांदी का वर्क चढ़ाकर आप बर्फी नहीं बना सकते। हम चले थे ऐसी नागरिकता की ओर जो धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव ना करती हो, लेकिन पहुंचने जा रहे हैं वहां जहां धर्म के आधार पर नागरिकता का फैसला होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनआरसी के पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आनी है, सीए भी लेकर आनी है। ये सीए भी क्या है? ये सीए भी का मतलब है भारत के अंदर जितने भी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन जितने भी हिंदू शरणार्थी आए हैं वो सभी के सभी को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, हमेशा के लिए प्रदान करनी। अमित शाह क्यों एक मजहब का नाम नहीं लेते हैं? असम एनआरसी को लेकर कितना बेचैन रहा। 19 लाख लोग फाइनल लिस्ट में आए हैं जिनकी नागरिकता भी संदिग्ध है। 19 लाख लोगों को आप असम में आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ भाई ये सब लोग जो हैं ये विदेशी हैं। अब सही है गलत है, चलो ये लोग कह रहे हैं कि विदेशी है। अब जो सीए भी करेगा वो ये कि उन विदेशियों में से अगर आप हिंदू हैं, क्रिश्चियन वगैरह तो खैर कोई ज्यादा है नहीं। अब बांग्लादेश से कौन सिख असम में आएगा, ये तो सब कहने की बातें हैं। मामला हिंदू मुस्लिम का है। तो बेसिकली उस 19 लाख में जो 13 लाख के करीब सुनते हैं हिंदू हैं, उनको तो कह दिया जाएगा कोई बात नहीं, तुम्हारा ही देश है, कागज गलत थे, क्या फर्क पड़ता है। और जो मुसलमान हैं उनको बताया जाएगा फॉरेनर बाहर जाओ। और जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाएंगे तब असम के हिंदुओं को भी, क्रिश्चियनों को भी, जैन, बौद्ध, सिख को भी नागरिकता देने का काम करेंगे। जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन है उनको ये चिंता करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम उनको नागरिकता देकर भारत के नागरिक के समकक्ष बनाने जा रहे हैं। ना इनको कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है, ना कोई कार्ड निकालने की जरूरत है। डॉक्यूमेंट है नहीं है, डेट चली गई है, आधा है, अधूरा है, पूरा नहीं है, सबको नागरिक बनाना है भाई। कोई जरूरत नहीं है डॉक्यूमेंट। डर इस बात का है कि अगर हिंदू या फिर सिख को एज एन इलीगल इमिग्रेंट आइडेंटिफाई किया एनआरसी में तो वो सीएबी के तहत उनको वापस सिटीजनशिप मिल जाएगी। पर मुस्लिम्स के साथ ऐसा नहीं होगा। इसलिए सीएबी अकेला डर नहीं पैदा कर रहा इंडियन मुस्लिम्स में। ये सीएबी और एनआरसी का कॉम्बिनेशन है जिससे मुस्लिम्स की सिटीजनशिप राइट्स ले ली जा सकती हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीएबी आने जा रहा है, सीएबी आने के बाद एनआरसी आएगा। और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। अमित शाह जी ने बड़ा साफ बताया है कि पहले सीएबी बाद में एनआरसी। तो पहले छलनी लगेगी, क्योंकि एनआरसी की छलनी खाली लगाएंगे उसमें तो हिंदू मुसलमान दोनों आएंगे। जिस बेचारे के पास कागज नहीं होगा वो फंस जाएगा। तो अब बीजेपी कहती है कि नहीं, वो एनआरसी की छलनी के ऊपर हम एक और छलनी लगाएंगे जो पहले ही हिंदू मुसलमान को फिल्टर कर देगी। करेक्ट, कि अगर आप मुसलमान हैं तो छलनी आपको पहले ही रोक देगी। जैसे मैंने कहा, असम में जब एनआरसी हुआ तो एक समस्या थी जिसका समाधान था। समाधान अच्छा था नहीं था हम बहस कर सकते हैं। मेरे विचार से उसने समस्या को और बढ़ा दिया, लेकिन कम से कम कोई समस्या थी। देश भर में एनआरसी का मतलब यह है कि समस्या नहीं है लेकिन मैं समाधान करूंगा, और ऐसा समाधान करूंगा कि जहां समस्या नहीं थी वो खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल क्लासिक डिमोनेटाइजेशन में जो हुआ था। और मैं बार बार ये कहता हूं कि जिस तरीके से काला धन को रोकने के नाम पर देश की आम जनता को, गरीब जनता को लाइन में लगा दिया गया और अर्थव्यवस्था को आईसीयू में पहुंचा दिया गया, उसी तरीके से घुसपैठियों को बाहर करने के नाम पे इस देश के आम नागरिकों को लाइन में लगा दिया जाएगा। और इस देश के जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, उनको परेशान किया जाएगा, उनको सेकेंड क्लास सिटीजन बनाया जाएगा। और इनका हिंदू मुसलमान का एजेंडा इससे कंप्लीट होगा। इस देश के लोग बेसिक इशूज छोड़ करके हिंदू मुसलमान के बहस में लीन हो जाएंगे। एनआरसी का मतलब है हर नागरिक से कहा जाएगा कि तुम भारत के नागरिक हो, इसका प्रूफ तुम लेके आओ। आप कहेंगे मेरे पास तो आधार कार्ड है, कहेंगे नहीं आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा। आप कहेंगे नहीं मेरे पास तो वोटर आइडेंटिटी कार्ड है, नहीं छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे पास लैंड कहाँ है, ये बताओ तुम्हारा अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेके आओ। अब आप और मैं तो प्रोड्यूस कर देंगे। इस देश के जो निचले तबके के कम से कम 20% लोग हैं, उनके पास कोई कागज नहीं होता। आप समझिए बैठे ठाले लोग अपना काम वाम छोड़ के अब उस लाइन में लगे होंगे कि साहब मेरी कहीं पे नागरिकता ना चली जाए। सारा देश नोटबंदी की तरह काम छोड़कर लाइनों में लगा होगा और रिश्वत दे देकर दस्तावेज बनवा रहा होगा। अब एक आर्गुमेंट जो कई लोग बोल रहे हैं वो है कि ये लिबरल्स
और मुस्लिम्स क्यों उत्तेजित हो रहे हैं इस एनआरसी और सीएबी से। अगर वो एक्चुअली सिटीजन है तो अपने डॉक्यूमेंट दिखा दे, उनकी सिटीजनशिप नहीं ली जाएगी। पर ये इतना सिंपल नहीं है। जैसे हमने आसाम के एग्जाम्पल में देखा, एक स्पेलिंग मिस्टेक किसी भी एक डॉक्यूमेंट में बहुत भारी पड़ सकती है। आसाम में लोगों को प्रूव करना था कि या तो उनके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स 24 मार्च 1971 से पहले आसाम आए थे, और फिर उनको ये दिखाना था कि वो अपने पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से रिलेटेड है। उनको डॉक्यूमेंट दिखाने थे ये प्रूव करने के लिए। अब उस देश में जहाँ करीब 36 करोड़ लोग हर दिन केवल 30 रुपए के अंदर ही गुजारा करते हैं, और जहाँ के प्रधानमंत्री अपनी यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं दिखा सकते, उस देश में 130 करोड़ लोग अपनी सिटीजनशिप कैसे प्रूव करेंगे? सभापति महोदय, एनआरसी की प्रक्रिया देश भर में होगी। उस वक्त आसाम के अंदर भी ये एनआरसी की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से फिर से की जाएगी। एनआरसी जो आसाम में हुआ था, ऐसी स्टेट जहाँ करीब 3 करोड़ लोग हैं और जो इंडिया का 2.4% एरिया कवर करती है, उसको 10 साल लगे थे और 52,000 लोग इन्वॉल्व थे। 2,500 एनआरसी सेंटर्स बनाने पड़े थे और इस एनआरसी एक्सरसाइज की टोटल कॉस्ट थी 1200 करोड़ रुपए। और अपनी नॉर्मल जॉब के अलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को करीब 6.5 करोड़ डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई करने पड़े थे। एक एनआरसी सेवक एम्प्लॉय ने कहा था कि एक्स्ट्रा पेमेंट तो छोड़िए, हमें अपनी जेब से पैसे भरने पड़े थे इस एक्सरसाइज के लिए। हम खुश हैं कि ये एक्सरसाइज खत्म हो गई अब। इसके अलावा कई लोग मर गए प्रोटेस्ट में इस एक्सरसाइज के खिलाफ। कई लोगों ने सुसाइड कर ली इस डर से कि वो स्टेटलेस हो जाएंगे, और कई लोग कम्युनल राइट्स में मारे गए। अब आप इमेजिन करिए कि ये असम में हुआ था, तो एक नेशन वाइड एनआरसी पूरे इंडिया में 130 करोड़ लोगों के लिए क्या होगा? एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहेगी, मगर मानकर चलिए एनआरसी आने वाला है। एनआरसी सिर्फ कहती है कि देश के जितने भी सिटीजन्स हैं उनका एक लिस्ट बने। अब ये लिस्ट आपके पास बनी पड़ी है, आपके पास इलेक्टोरल रोल्स है, वोटर लिस्ट है, आपके पास सेंसस है, 2 लिस्ट बनी हुई है ना। आपको और करने की क्या जरूरत है? करने की जरूरत वहां है जहां आपको बहुत बड़े पैमाने पर शिकायत मिले कि वोटर लिस्ट में या कि सेंसस में विदेशी बहुत ज्यादा घुस गए हैं। आसाम में वो समस्या थी, उसके लिए स्पेशल सॉल्यूशन की जरूरत थी, लेकिन बाकी देश में तो इस समस्या नहीं है। ऐसी क्या दिक्कत है या ऐसी कितनी बड़ी समस्या है ये नागरिकता की कि बेरोजगारी की बात हो, मंदी की बात हो, किसानों के दर्द की बात हो, उस पर इतना जोर सरकार लगाती नहीं दिखती है, लेकिन नागरिकता को लेकर बहुत जोर आजमाइश हो रही है। क्यों? ये ठीक वैसे ही है कि आपको बहुत जोर से भूख लगी है और आपने अपने पिताजी को कहा कि हमको बिस्किट दे दीजिए। पिताजी आपको उठा करके अलमीरा पे बिठा दिए। अब आप बिस्किट मांगना भूल करके पापा को यह कहने लगे, पापा हमको अलमारी से नीचे उतार दीजिए। तो सरकार कहीं ना कहीं ये खेल हमारे साथ खेल रही है, लेकिन हमारे जीवन की बेहतरी की बात को भुलाकर रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, नौजवान, गरीब, महिला, इन तमाम जो बुनियादी सवाल हैं, इनको गुमराह करके, नज़रअंदाज करके दिन रात हम लोगों को नफरत की आग में जलाने की कोशिश की जा रही है। भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन हैं, वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। और ये सब किस लिए हो रहा है? सीधे सीधे वोट बैंक पॉलिटिक्स। बीजेपी वाले कहते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स, सही कहते हैं। समाजवादी पार्टी वोट बैंक पॉलिटिक्स करती है, आरजेडी करती है, कांग्रेस करती है, लेकिन ये जो बीजेपी वोट बैंक पॉलिटिक्स इस वक्त कर रही है, इससे तो घिनौनी पॉलिटिक्स हो क्या सकती है? असम में क्या खेल है कि भाई हमारा हिंदू बंगाली वोटर रह जाए, कहीं कल को वो पलट गया तो हमें क्या होगा? बंगाल में क्या पॉलिटिक्स है कि 2021 का चुनाव ये किन प्रकार ने जीतना है, और जीतने का एक ही तरीका है कि सारे बंगाल में हिंदू मुसलमान हो जाए तो अपना काम चल जाएगा। और 2024 तक इस देश के अंदर आप अगर कुछ ऐसा कर दो कि 10-20 लाख 1-2 करोड़ मुसलमान का नाम वोटर लिस्ट से कट जाए तो अपना तो काम बन जाएगा। इसमें भला भारत के मुसलमानों को क्या आपत्ति होगी? मैं इस देश का मुसलमान हूं और मुझे मुसलमान होने पर और इस देश का नागरिक होने पर शर्मिंदा महसूस कराया जा रहा है। हमारे देश में कभी पर भी किसी भी धर्म के अनुयायी के साथ हमने अन्याय नहीं किया है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देश के मुसलमानों के पेशेंस का इम्तिहान है ये, और देश के हिंदुओं के टॉलरेंस का, उनकी शर्म का भी इम्तिहान है कि जिस वक्त
मुसलमानों को स्टेटलेस किया जा रहा होगा, क्या हिंदू इस पर चुप रहेंगे या फिर वो नाज़ीज़ की तरह खड़े होकर तालियां बजाएंगे जैसे ज्यूस कॉन्सेंट्रेशन सेंटर में जा रहे होते थे और नाज़ीज़ सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर तालियां बजा रहे होते थे। जो सरकार ने किया है, अगर आपको वो सही लगता है तो आप खड़े होकर तालियां बजाइए, और अगर आपको गलत लगता है ये तो आप सड़क पर आइए, विरोध कीजिए। आप लिख सकते हैं तो लिखकर विरोध करिए, बोल सकते हैं तो बोलकर विरोध कीजिए। मोदी सरकार को बताइए कि ये दादागिरी, ये गुंडागर्दी, ये डराना धमकाना नहीं चलेगा और इस तरीके से देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये बात समझने की जरूरत है। आज मुसलमान का नंबर है, दूसरे नंबर पे ईसाई का आएगा, तीसरे नंबर पे सिख का भी आएगा। ये सब धीरे धीरे होगा और ये मामला यहाँ नहीं रुकेगा। जो गैर हिंदी भाषी हैं उनके साथ जो हो रहा है, जो जाति के सवाल पे जिस तरह की राजनीति हो रही है, देर सबेर हम सबका नंबर आएगा। इसलिए बेहद जरूरी है, और मैं ये बात कह रहा हूँ, आज सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ दो ग्रुप वो खड़े हो रहे हैं जो कि सीधे सीधे अफेक्टेड है। असम के लोग, चाहे किसी भी जाति धर्म के हो, असम के मूल निवासी हैं या मुसलमान जो देश में कहीं पे भी रहता हो, ये दोनों तो अफेक्टेड पार्टी है। तीसरे लोगों को खड़ा होना पड़ेगा जो आज अफेक्टेड पार्टी नहीं है। समाज को खड़ा होना होगा ये तय करने के लिए कि हम किसको हिंदुस्तान चाहते हैं, हम कैसा हिंदुस्तान चाहते हैं। क्या हम पाकिस्तान या इजराइल की नकल करता हुआ देश बनना चाहते हैं? आखिर यही तो टू नेशन थ्योरी थी जिसको हमारे देश ने रिजेक्ट किया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। मित्रों, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता, इससे बड़ी कोई झूठी बात नहीं। लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब तक व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग भेजने की सुविधा है तब तक आपको कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं।